खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। सामूहिक विवाह सम्मेलन में रुकवाई नाबालिग जोड़े की शादी। खेड़ली में मुस्लिम रंगरेज समाज समारोह में सामने आया मामला। बंद कमरे में महिला की लाश मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की करवाई FIR। बुध विहार में सामने आई घटना। जिला अस्पताल में खतरे की वजह बना संक्रमित कचरा। नगर निगम और अस्पताल प्रशासन ने एक दूसरे पर डाली जिम्मेदारी। और उधार की मिठाई नहीं दी तो सूर्यनगर में भैरू बख्श स्वीट्स पर हुई तोड़फोड़। संचालक ने रंगदारी मांगने के भी लगाए आरोप। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। खेड़ली कस्बे में मुस्लिम रंगरेज समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में नाबालिग जोड़े की शादी का मामला सामने आया है। कस्बे के जगदम्बा मैरिज होम में 6 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। इसी विवाह सम्मेलन में एक नाबालिग जोड़े की शादी होने की प्रशासन को सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस और नायब तहसीलदार सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सभी जोड़ों की उम्र और आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों के बारे में आयोजनकर्ताओं से जानकारी ली। इसके बाद एक जोड़े के दस्तावेजों से उम्र कम होने का पता लगा और यह शादी रुकवा दी गई। साथ ही मैरिज होम संचालक और आयोजनकर्ता सलामू खान को पाबंद किया गया है। मौके पर नायब तहसीलदार दिनेश मीणा ने पटवारी सहित पुलिस को स्वयं की मौजूदगी में अन्य जोड़ों का विवाह कराने को लेकर निर्देश प्रदान किए। अब निकाह सम्मेलन में 6 जोड़े में से एक जोड़ा में जो सूचना मिली थी भाई नाबालिग है, तो एक जोड़ा नाबालिग ही पाया गया था। उसमें उसकी उम्र 18 वर्ष की पूरी नहीं हो रही थी लड़के की। उरमान खान था, वो डीग का रहने वाला, तो यहाँ वो आया भी नहीं। तो इसके लिए हमने मौके पे जाके तहसीलदार साहब के आदेश थे, तो उसको जो ये मैरिज होम का संचालक है उसको पाबंद कर दिया, और जो ये निकाह सम्मेलन जो अध्यक्ष करवा रहा है सलाम, उसको पाबंद कर दिया। उनका जो सचिव है उसको भी पाबंद कर दिया। अलवर शहर में बुध विहार में बंद कमरे में 29 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला है। वहीं परिजनों ने 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। DSP सुरेश कुड़ी ने बताया कि मंगलवार सुबह सूचना मिलने पर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। उधर मृतका सीमा मीणा की बहन सुमन ने मुकदमा दर्ज कराया है कि सीमा पिछले 3 वर्षों से बुध विहार में किराए के मकान पर रहती थी। एक युवक युवती के साथ उसका मारपीट का मामला भी था। ये दोनों सीमा के कमरे पर आते जाते थे। हत्या की आशंका जताते हुए इन दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही मामले की जांच शुरू हो गई है। इसने मुकदमा दर्ज करवाया है कि मेरी बहन जो है वहाँ पर बुध विहार में रहती थी, और जिसका नाम सीमा था, 29 साल की है, वो वहाँ कमरे पर रह रही थी। और इसने आरोप भी लगाया कि ये जो एक संदीप चौधरी और एक मोना नाम की लड़की उसके कमरे पर आते जाते थे और उनके साथ में कभी पुरानी मारपीट करने के लिए बारे में बताया है। तो इन पर उन्होंने हत्या का शक जाहिर किया है। वहीं मृतका के भाई विपिन मीणा ने बताया कि उनकी मां की बात 3 नवंबर को सीमा से हुई थी। वहीं सोमवार शाम उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। बाद में सीमा कमरे में अचेत हालत में मिली और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। मतलब 3 तारीख को रात को बात हुई थी, तो 4 तारीख को सुबह से ही फोन स्विच ऑफ आ रहा था उसका। तो फिर मम्मी ने बोला कि भाई मतलब जाके चेक करो, फिर हम गए नहीं। फिर उसके बाद में आज सुबह मम्मी ने क्या कहते हैं फ़ोन किया था, उसका एक था मतलब रिलेशन में थी वो, उसको फ़ोन किया था। उसने क्या कहते हैं मकान मालिक को फ़ोन किया था। मकान मालिक ने चेक करा, चेक करके बताया उसने क्या कहते हैं मतलब उसका गेट बंद था, तो दूसरा गेट उसका खुला था एक। तो उधर नशीनी लगा के उसने चेक किया, तो उधर देखा कि उसकी मतलब लाश ऐसे बेड पे पड़ी थी और एकदम बॉडी नीली ठंडी होकर रखी थी। जिला अस्पताल में मोर्चरी के सामने संक्रमित कचरे का ढेर खुले में मौजूद है और खतरे की वजह बना हुआ है। पिछले काफी दिनों से यहां लगातार अस्पताल के अंदर से संक्रमित कचरा लाकर फेंका जाता है, लेकिन नगर निगम या शेष कर्मचारियों द्वारा इस कचरे को उठाया नहीं जा रहा। जिला अस्पताल में रोजाना हजारों की संख्या में मरीज आते हैं और मेडिकल से जुड़ा संक्रमित कचरा भी भारी मात्रा में निकलता है। इसके बाद भी अस्पताल की तरफ से इस संक्रमित कचरे को
ना तो ढका गया और ना ही इसे तय स्थान पर डाला गया। कचरे को खुले में डाला हुआ है, जिसके सामने मोर्ची घर और बगल में पार्किंग भी है। एक तरफ जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला अतुल्य अलवर स्वच्छ अलवर अभियान चला रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन जिला कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहा है। उधर डिप्टी कंट्रोलर विजय चौधरी के अनुसार बायो वेस्ट कचरे को अस्पताल की तरफ से ही निस्तारित किया जाता है। इसके अलावा सामान्य कचरे को नगर निगम के कर्मचारी दीपावली के बाद से नहीं उठा रहे हैं। इसके लिए निगम में संपर्क किया जाएगा। देखिए, जो कचरा है ये काले बैग का कचरा है, जो जैसे खाने पीने का वेस्ट है, मरीजों परिजनों का वेस्ट है, जो संक्रमित बायोमेडिकल वेस्ट है, उसको तो सेग्रीगेट करके हम अलग रखते हैं और उसको हॉस्पिटल की गाड़ियां उठा के ले जाती है। ये वाला जो कचरा है इसको नगर निगम द्वारा उठवाया जाता है और पिछले कुछ समय से उठाया भी जा रहा था, लेकिन अभी ये दिवाली के समय से हम कई बार तो फोन कर चुके हैं। ठेकेदार हमसे लगभग रोजाना से यही कहते हैं कि सर कल उठवा लूंगा, परसों उठवा लूंगा, लेकिन अभी तक वो उठा नहीं पाए और कचरे का ढेर बढ़ता जा रहा है। बीच में पीएमओ साहब ने कमिश्नर साहब से बात करी थी, तो उस दौरान 2 दिन कचरा उठ गया था। अब क्या इशू है, एक बार फिर से कमिश्नर साहब से बातचीत करके इसको हल करके कचरे को उठवा के यहाँ से हटवाया जाए। अभी तक ठेका जो कर्मचारी है वो कचरे को क्यों नहीं उठा रहा? अभी आपकी तरफ से क्या प्रयास किया गया, कोई लेटर जारी किया, फोन किया? हाँ, हमारे यहाँ से पत्र जारी किए गए हैं, नगर निगम के लिए पत्र जारी किए गए हैं। लगातार हम फोन करते हैं, डेली के फोन करते हैं, हमारे मैट्रन साहब फोन करते हैं, जो इंचार्ज हैं हमारे इसके कचरे के जो प्रभारी हैं वो उनको लगातार फोन करते हैं। कई बार फोन नहीं उठाते हैं वो, तो कुल मिला के रिस्पॉन्स ठीक नहीं है। या तो कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे लगातार इस कचरे का निस्तारण नगर निगम द्वारा किया जाए। वहीं आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका के अनुसार कचरा निस्तारण का ठेका अस्पताल प्रशासन द्वारा दिया हुआ है, वहीं फिर भी यदि अधिक परेशानी है तो नगर निगम द्वारा मदद की जाएगी। हालांकि यह काम निगम का नहीं है। देखिए, अस्पताल प्रशासन का पृथक से ठेका है कचरे के संबंध में, और फिर भी मान लो नगर निगम से उनको कोई सहयोग अपेक्षित हो तो पीओनो साहब या जो भी इनके अधिकारी हैं वो उनसे समय समय पर चर्चा कर लेते हैं। आज इस विषय में उनसे कोई चर्चा हुई नहीं। अगर कोई सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो हम करेंगे उनको। नियमित रूप से नगर परिषद का काम है वहाँ पर? नहीं, उनका अपना पृथक से ठेकेदार। शहर में 2 स्थानों पर एग्रीकल्चर प्लॉटिंग पर अलवर यूआईटी का बुलडोजर चला है। मंगलवार को भूगोर में शमशान के पास और मंगलम रेजिडेंसी के पीछे करीब 10 से 15 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग के लिए बनाई गई मिट्टी की रोड को हटा दिया गया। यूआईटी के तहसीलदार अनिल शर्मा ने बताया कि जेईएन की रिपोर्ट के आधार पर भूगोर में शमशान घाट से लगती करीब 10 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। इसके पास स्थित मंगलम रेजिडेंसी के पीछे भी अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही हुई है। इसे लेकर पहले खातेदार को नोटिस दिया गया था, वहीं जवाब नहीं आने के बाद अवैध प्लॉटिंग के लिए डाली जा रही कच्ची रोड को जेसीबी से हटाया गया है। इसके अलावा खातेदार को पाबंद भी किया गया है। यूआईटी की जो नियमित हम कार्रवाई करते रहते हैं अवैध प्लॉटिंग के, अवैध निर्माणों के खिलाफ, उसी की प्रक्रिया में आज हमारे द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। हमारे न्यास के क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट पर ग्राम भूगोर में रेलवे लाइन के पास, ये शमशान घाट के पास, ये अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। इसकी जेईएन साहब ने हमें रिपोर्ट करी। उसके बाद हमने अतिक्रमणकारीकर्ता को नोटिस इशू किए। नोटिस का अतिक्रमणकर्ता ने कोई जवाब, हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसके विरुद्ध फिर हमने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इसको ध्वस्त करने का आदेश पारित कर और श्रीमान सचिव महोदया की सक्षम स्वीकृति के उपरांत आज हम सचिव महोदय के निर्देशन में ये प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है न्यास द्वारा। उधर यूआईटी ने जिस जगह अवैध प्लॉटिंग होने से रोका है उसके चारों तरफ इसी तरह की प्लॉटिंग पहले हो चुकी है। साथ ही तेजी से मकान बन रहे हैं। अवैध प्लॉटिंग को यदि रोका भी जाता है तो कुछ महीनों के बाद उसी जगह कॉलोनी बस जाती है। ऐसे में बुलडोजर चलाने की कार्यवाही औपचारिकता बनकर रह गई है। अलवर शहर के सूर्यनगर स्थित भैरू बख्श स्वीट्स पर सोमवार रात बदमाशों ने सरिये और लाठियों से दुकान के कांच तोड़ दिए। दुकान मालिक के अनुसार मिठाई उधार नहीं दी गई तो तोड़फोड़ कर दी। साथ ही रंगदारी मांगने के आरोप भी लगाए हैं। दुकान संचालक मुकेश विजय ने बताया कि यहां आए दिन बदमाश परेशान करते हैं, जिसकी शिकायत वैशाली नगर थाने में की जा चुकी है। वहीं सुबह बच्चू नाम का व्यक्ति मिठाई उधार लेने आया था। जब इनकार किया तो उसने बदमाश भेजकर तोड़फोड़ करवा दी।
मैं मुकेश विजय, ऑनर मेहरूबक्स का। आज सुबह मिठाई उधार मांगने आया था बच्चू, जो कि उसको मना कर दिया गया। शाम को उसने कुछ गुंडा बेच के तोड़फोड़ करवा दी है पूरी दुकान में, जो कि आपके सामने हाल है जो तोड़फोड़ हुई है। कौन कौन लोग थे, क्या क्या नाम है इनके जो साथी थे? नाम तो ऑनर का पता है, MIA में कॉलेज है इनका, इतना ही पता है। बस मिठाई लेते थे, मना करी उधार के लिए तो उन्होंने इस तरह की हरकत करी। उधर वैशाली नगर के कार्यवाहक थाना प्रभारी शिवलाल ने बताया कि दुकान पर 2 नकाबपोश लोगों ने लाठी सरियों से तोड़फोड़ की है। यहां लगे CCTV कैमरे खराब हैं, वहीं संदिग्ध आरोपियों को पकड़ने का प्रयास जारी है। 9 महीने से पानी की समस्या से आक्रोशित अलवर के वार्ड 14 के बाशिंदों ने सब्जी मंडी और घंटा घर पर चक्का जाम किया। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा और जलदाय विभाग पर ध्यान नहीं देने के आरोप लगाए। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि हिंदूपाड़ा और मालन की गली में पानी की सप्लाई नहीं हो रही। ऐसे में सुबह करीब 10 बजे के समीप सब्जी मंडी के पास रास्ता रोक दिया। यहां काफी देर तक जाम के बाद इन लोगों ने घंटा घर पर जाम लगा दिया। मौके पर कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर समझाइश की। लोगों ने बताया कि जलदाय अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। इसके अलावा मंत्री संजय शर्मा के पास भी समस्या को लेकर जाने का नतीजा नहीं निकला। 9 महीने से बहुत ज्यादा परेशान है। IN JN संजय शर्मा, उसके PA, हम सबसे बात कर चुके हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। विकास पथ की बोरिंग को 9 महीने हो चुके हैं, कभी दिल्ली दरवाजे कभी चावलपाड़ी की मोटर खराब रहती है। हम 9 महीने से टैंकर डलवा रहे हैं, टैंकरों से गुजारा हो रहा है। इन्होंने 9 महीने से हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। अभी जब यहाँ पे धरना दे रहे हो हाँ आप? जी, JN का अभी मैंने बात हुई है। JN कहते हैं ये धरना किसने दिया? मैं कहा हमने। कहता आपने धरना दे दिया, अब हम अपनी तरफ से जो करना है हम अपना, धमकी दे रहा है हमें क्या, अब हम कर लेंगे जो हमें करना है। और दोनों बोरिंगों में कभी एक फेल हो जाती है, कभी दूसरी फेल हो जाती है। दोनों मोटरें खराब है। प्रशासन को बोरिंग के लिए बोला हुआ है, कोई बोरिंग की समस्या नहीं हो रही। MLA और MP वगैरह सब कहते हैं कि साहब हम अब ये बोरिंग करा देंगे, आज करा देंगे, कल करा देंगे। कोई बोरिंग नहीं हुई है। एक दिन मोटर एक खराब हो जाती है, दूसरी खराब हो जाती है। और इस मोहल्ले के अंदर कम से कम 1000 आदमियों का पूरा घर बसे हुआ है। 1000 परिवार है, जिसमें सारे परिवारों को पानी का एक बूंद भी नहीं मिलता। प्रशासन टैंकरों से पानी, मतलब जो प्रशासन टैंकर मंगवा रहे हैं उनकी कमीशन प्रशासन के पास जा रही है, और सारे कमीशन खाने वाले हैं सारे। प्रशासन विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। उनको फोन उठाओ, उनका फोन स्विच ऑफ आता है। आज आपने जाम लगा रखा है? हाँ बिल्कुल, जाम चारों तरफ घंटे घर के ऊपर चारों तरफ जाम है। और वहीं जलदाय विभाग की उदासीन कार्यशैली के चलते अलवर में कई सरकारी ट्यूबवेलों में लगी मोटरें दुरुस्त नहीं करवाई जा रही। ऐसे में लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं वार्ड 48 स्थित बीज गोदाम के पास भी पानी की मोटर सहित अन्य खराबी हो जाती है, लेकिन विभाग द्वारा इसे कई दिनों तक ठीक नहीं करवाया जाता है। इस वार्ड के पार्षद अजय पुनिया ने बताया कि उनके वार्ड में 6 सरकारी ट्यूबवेल लगे हुए हैं, लेकिन आए दिन ट्यूबवेल खराब होने की समस्याएं सामने आ रही हैं। बीज गोदाम के समीप लगी बोरिंग भी पिछले 18 दिनों से खराब चल रही है। वहीं RSS कार्यालय के समीप लगी ट्यूबवेल से आए दिन केबल काटकर चोरी होने की घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद जलदाय विभाग के अधिकारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा रहे। हमारे यहाँ जो बीज गोदाम वाली और ये जो ट्यूबवेल है, ये करीबन 18 दिन पहले खराब हुए, फिर वो 11 दिन बाद ठीक हुए, 2 दिन ठीक चला, 2 दिन बाद खराब हो गए, फिर उसके बाद में जो है वर्तमान में फिर खराब हुए, कल ठीक हुए। अब छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं, जिस बोरिंग पे हम खड़े हैं ट्यूबवेल, ये 3 फेज बोरिंग है, इसकी 3 बार केबल कट चुकी है। हमने JN एक्शन को कह दिया। ये RSS ऑफिस है संकार्यालय, इसमें CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हमने उनसे कहा भाई मुकदमा दर्ज कराओ, इन CCTV कैमरों में नजर आ जाएगा, FIR दर्ज। तो जांच करने वाली बात है कि कहीं यही तो नहीं कटवा रहे हैं भाई। जब 3 बार इसकी कट गई, यहाँ पर CCTV कैमरा है, हमने कहा FIR दर्ज कराओ, इसमें चेहरे नजर आ जाएंगे। तो क्यों FIR? जलदाय विभाग के कर्मियों का भी इसमें 100% है। देखो अवैध कनेक्शन शहर में जितने ये सारे जलदाय कर्मी करते हैं, जिनमें नीचे JN से लेके ये एक्शन तक इनका सारा सिस्टम रहता है। पानी की शॉर्टेज ये करते हैं कि जो ये टैंकर चले तो इन लोगों को आज स्थिति ये देखी कि पिछले 6 महीने से पहले तक मेरे वार्ड में 2 दिन से ज्यादा कभी ट्यूबवेल खराब नहीं हुआ। तीसरे दिनों, आज त्योहार था दीपावली का, साफ सफाई का, घरों में सफाई होती है, 18 दिनों में ट्यूबवेल खराब हुए। एक नहीं, 3 4 आज निकाला, कल डाला, परसों निकाला, तरसों डाला। मतलब जो ठीक करने वालों का वही होता है साहब, वो नीले वाला तार खराब है, नीले वाला मतलब 3 बार 10 दिन में मोटर निकाल दी, वो नीला तार खराब है। तो ये क्या है इनका कहीं न कहीं। दूसरी बात, जब से जो है ये अखबार में आई है, वो तो एक्शन तो खुद ही कहता है
बोले भाई आप पार्षदों का 25 तक कार्यकाल है, 26 को कार्यकाल खत्म, और मंत्री जी ने कह दिया आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा करो तो धरना दे दो। वहीं विभागीय अधिकारी संजय सिंह के अनुसार पार्षदों का कार्यकाल तो शीघ्र समाप्त हो रहा है। ऐसे में मंत्री भूपेंद्र यादव के जरिए आने वाली शिकायत के आधार पर कार्यवाही कर दी जाती है। नगर निगम में अस्थायी सफाई कर्मियों को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं देने को लेकर सोमवार को सफाई कर्मियों ने रोष जताया था। वहीं अब प्रक्रिया को रफ्तार दे दी गई है। आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि 390 सफाई कर्मियों की सीधी भर्ती की जा रही है और आवेदन की अंतिम तारीख 6 नवंबर है। इसमें संवेदक से 1 वर्ष के कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र मांगा गया है। पूर्ण पारदर्शिता से पात्र व्यक्ति को ही इस नौकरी का लाभ दिया जाएगा। वहीं इन अनुभव प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने के लिए भी नगर निगम के कार्मिक को लगाया गया है। इसके साथ ही अंतिम काउंटर साइन नगर निगम आयुक्त के होंगे। सफाई कर्मी भर्ती के लिए यहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप है राज्य सरकार ने निर्धारित किया हुआ है। इसमें सर्वप्रथम जो है वो जारीकर्ता संवेदक है, उसकी शपथ घोषणा होती है, जिसमें वह फर्म का नाम, किस नगरीय निकाय में काम किया है, क्या कार्य किया है, उसकी कार्यदेश संख्या क्या है, किस दिनांक की, और कार्य की अवधि क्या रही है, उसको प्रमाणित करके देता है। उसके बाद में हमारे मुख्य वरिष्ठ प्रबंधक उसका सत्यापन या प्रमाणीकरण करते हैं कि जो तथ्य उसमें वर्णित हैं वो कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों से उनका मिलान ठीक से हो रहा है या नहीं, और उसके बाद में निगम के आयुक्त या आयुक्त द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और उससे वो अनुभव प्रमाण पत्र हमने अधिकांश के जारी कर दिए हैं। जिनका हमारे रिकॉर्ड से मिलान हो रहा है तो वो जारी किए जा रहे हैं। नहीं, इस तरह से नहीं, हम तो जो हमारे रिकॉर्ड में जो अधिकृत संवेदक रहा है उसको हमने वर्क ऑर्डर दिया है और उसने काम किया है, उन्हीं के प्रमाणित कर रहे हैं। और ये पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया है और मैं उम्मीद करता हूँ इससे जो है पात्र लोग लाभान्वित होंगे और सही लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र मिले, और जो पात्रता रखता है और जो पात्र नहीं है उसको न मिले, यही हमारी कोशिश है। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 15 नवंबर को मनाया जाएगा। स्कीम 2 स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा के सेवादार गुरप्रीत सिंह लक्की के अनुसार प्रकाश पर्व कार्तिक महीने की पूर्णिमा को हर साल मनाया जाता है। गुरु नानक देव महाराज के 555वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 13 नवंबर को गुरुद्वारा मालाखेड़ा गेट से नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इसमें पंच प्यारों की अगुवाई में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी पालकी में विराजमान होगी। इसके अलावा नगर कीर्तन में बैंड बाजे और स्कूली बच्चे भी शामिल होंगे। वहीं 15 नवंबर को स्कीम 2 स्थित गुरुद्वारे में शबद कीर्तन, अरदास और लंगर प्रसाद का कार्यक्रम किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में हम सारे ही अलवर के मूल निवासी और पूरे संसार में धन गुरु नानक देव जी का प्रकाश को सारे ही लोग गुरु नानक नाम लेवा बड़ी श्रद्धा धूमधाम से मनाते हैं। इस गुरुपुरब हम अलवर स्कीम नंबर 2 के निवासी हैं, जो कि गुरुपुरब की खुशी में 11 दिन हम प्रभात फेरी सुबह 5 बजे निकालते हैं, जो कि स्कीम नंबर 2 में ही एक नगर कीर्तन शब्द द्वारा गायन करते हुए हम जो भी हमारे जितनी भी हमारी संगत है, जो चाहती है, जिनके मन में भावना होती है, जो चाहते हैं कि हम प्रभात फेरी स्वागत करें, वो अपने घर में प्रभात फेरी को बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और जी इस संबंध में 13 तारीख को गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ रखा जाएगा, जिसके भोग 15 तारीख को पड़ेंगे। 13 तारीख को गुरुद्वारा मालाखेड़ा अलवर में वहाँ से नगर कीर्तन निकाला जाएगा। रक्तदान को महादान कहा गया है। वहीं अनेक रक्तवीर संकटग्रस्त रोगी का पता लगते ही इस कार्य को अंजाम देते हैं। अलवर शहर के निवासी प्रदीप कामरा ने मंगलवार को मालाखेड़ा कस्बे की माया देवी को 1 यूनिट ब्लड देकर अपना अब तक का 11वां रक्तदान किया। यह महिला डिलीवरी केस के चलते भर्ती थी। कामरा ने बताया कि हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए, साथ ही इससे किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। जी, मेरे एक डॉक्टर साथी के द्वारा मुझे कॉल किया गया, तो मैं उसकी कॉल पर मैं सरकारी ब्लड बैंक पहुंचा। वहाँ एक महिला की डिलीवरी केस था, उसके अंदर मैंने रक्तदान किया और रक्तदान करने के बाद में मुझे बहुत खुशी हुई। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि प्रदेश की खानों पर छाए संकट से डबल इंजन सरकार की पोल खुल गई है।
प्रदेश में 23,000 खाने बंद होने और इससे जुड़े 15 लाख लोगों के रोजगार छिनने की स्थिति के लिए ये दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। जूली के अनुसार 8 नवंबर से इन खानों पर ताले लग जाएंगे और इसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेदार होंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश की 23,000 खानों के एनवायरमेंट क्लियरेंस की एनओसी के लिए 7 नवंबर की अंतिम तिथि घोषित कर रखी है, लेकिन प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण कमेटी नहीं होने से यह काम अटक गया है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार में इतने महत्वपूर्ण मसले पर भी समन्वय नहीं है कि आज जो है प्रदेश के अंदर एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। आज लगभग 23,000 खाने जो राजस्थान की हैं उनके एनजीटी के आदेश के बाद में बंद होने के कगार पे हैं। एनजीटी ने 7 नवंबर जो है अंतिम तिथि दी थी, लेकिन राजस्थान सरकार अभी तक पर्यावरण की कमेटी नहीं बना पाई है और कमेटी जो बननी है वो भारत सरकार के सहयोग से, उनकी अप्रूवल से ही बननी है। लेकिन डबल इंजन की सरकार कहने वाले लोग आज इस मामले में आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं और स्थिति ये हो रही है कि 23,000 खाने बंद होने से लगभग 15,000 लोगों के जो है भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, उनका रोजगार हाथ से चला जाएगा। और ये सरकार जो है सोई हुई है, इनको पता ही नहीं है कि हमें एक कमेटी बनाकर एनजीटी में भी पेश होना है। तो ये स्थिति सरकार की है, असमंजस की स्थिति सरकार की बनी हुई है। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद की मांग की है। उन्होंने बताया कि मंडियों में इसके लिए सरकारी केंद्र खोले जाने चाहिए। सरकार ने बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2600 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। ऐसे में सरकारी खरीद से किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा। असल में कोई भी सरकार रही हो, किसान की स्थिति जब सुधर सकती है जब उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, और ये प्राइस तय तो करती गवर्नमेंट ने, लेकिन उस पर खरीद नहीं हो पाती है। अब जैसे बाजरा का मूल्य 2600 है और बाजार में 2400 मिल रहा है। इसी तरह से सरसों है, गेहूं है, इनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी जब किसान को नहीं मिलते तो किसान की आर्थिक स्थिति सही नहीं हो पाती। इस देश में आधारभूत जो ढांचा है वो किसान की अर्थव्यवस्था पर ही है। अगर किसान सुदृढ़ होगा तो देश सुदृढ़ होगा। देश की खुशहाली का रास्ता किसान और मजदूर के खुशहाल होंगे तभी देश खुशहाल होगा। और कोई भी सरकार रही हो, सपोर्ट प्राइस किसान को मिले तो किसान की स्थिति सुधरेगी। सर, आपको लगता है कि सभी जो फसलें हैं वो कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो बिकनी चाहिए, किसान को उतना मिलना चाहिए? किसान को एक्चुअल में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने रखी है ना, उतने भी नहीं मिल पाती है। बाजार भाव में बेचते हैं किसान, बाजार भाव में बेचना पड़ता है, मजबूरी में किसान की ज़रूरतें होती हैं। और ख़ास तौर से जब फसल पैदा होती है ना, उस समय किसान की आवश्यकता होती है। शादी ब्याह भी गर्मियों में, जैसे गर्मियों में है, गर्मियों में फसल बेचनी पड़ेगी सरसों की, गेहूँ की, क्योंकि उस समय ज़्यादातर किसान फुर्सत में रहते हैं अप्रैल के बाद। और उस समय शादी ब्याह करते हैं तो मजबूरी में कोई भी कीमत हो वो बेचने पड़ते हैं। जो भी कीमत मिलती है बाजार में वो लेनी पड़ती है और उसमें बेचनी पड़ती है उनको। इसीलिए किसान ज़्यादातर कर्ज में रहता है, क्योंकि उनकी फसल का ही जो सही मूल्य नहीं मिलेगा तो फिर वो सुदृढ़ कैसे होंगे, इनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी। इसलिए किसान की मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकार तो सरकारी खरीद केंद्र खोल ही नहीं रही, फिर किस तरह से किसान बेचेगा? सरकार को खरीद कर खोलने चाहिए। पहले भी कई बार खोले हैं सरसों के और गेहूँ के, लेकिन किसान की जो लिमिट कर देते हैं ये भी कि 40 कुंटल खरीदेंगे, 20 कुंटल खरीदेंगे, तो उससे क्या है, जिस किसान के मान लो ज़्यादा है तो उसका बहुत कम बिक पाता है और बाकी फिर बाजार में बेचना पड़ता है। तो जब तक ये बाजार में एमएसपी के बराबर अगर कीमत नहीं मिलेगी तो किसान की स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती। नेहरू उद्यान विकास समिति के आजीवन सदस्य सुबे सिंह राठी द्वारा मंगलवार को अन्य पदाधिकारियों के साथ पौधरोपण किया गया। इस दौरान मौसमी के पौधे लगाए गए। समिति द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से नेहरू उद्यान में 999 पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा रहे।
इसके अलावा समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल, संरक्षक एडवोकेट मानक चंद गुप्ता, उपाध्यक्ष मामराज सोनी, ऑडिटर विमल चंद जैन, अशोक सरदाना और महेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे। अध्यक्ष जी आज पौधारोपण किया है कंपनी बाग में, क्या कहना है? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कंपनी बाग विकास नेहरू गार्डन उद्यान समिति के अध्यक्ष सम्मान्य कृष्ण खंडेलवाल जी को और यहाँ के सभी सम्माननीय सदस्यों को, कि जो किसी न किसी को रोज मेंबर बनाते हैं यहाँ का आजीवन और फिर उससे एक पौधा लगवाते हैं। ये जो हरा भरा आपको दिख रहा है नेहरू उद्यान, ये इन्हीं की करामात है जो यहाँ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। आज सुबह सिंह जी साहब यहाँ कई दिनों से घूम रहे थे, मैं देख भी रहा था, लेकिन कृष्णा जी ने आज इनको भी बातचीत करके और नेहरू उद्यान का आजीवन सदस्य बना दिया। और आज सुबह सिंह जी साहब के हाथ से यहाँ मौसमी का पौधा लगाया गया है। तो मैं जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा, सुबह सिंह जी साहब और यहाँ घूमने वाले समस्त लोगों का परिवार भी बढ़ेगा और सब लोग दिनों दिन उन्नति करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आज की जनरेशन के हिसाब से लाइफ का सबसे बड़ा पौधा होता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो जनता को सांस लेने में और से प्रदूषण में दिक्कत होगी, इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। भारत स्काउट गाइड की ओर से नजर बगीची स्थित कार्यालय पर मंगलवार से 3 दिवसीय शिविर लगाया जा रहा है। इसमें द्वितीय सोपान और तृतीय सोपान रोवर रेंजर भाग ले रहे हैं। वहीं जिला प्रशिक्षण आयुक्त प्रमोद शर्मा ने बताया कि बालक बालिकाओं को स्काउटिंग गाइडिंग की विभिन्न विधाओं को सिखाया जाएगा। इनमें फर्स्ट एड और पायनरिंग आदि विधाएं शामिल हैं। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड स्थानीय संघ अलवर की ओर से द्वितीय सोपान तृतीय सोपान रोवर रेंजर के प्रवीण निपुण का कैंप आज से प्रारंभ हो रहा है। इस कैंप में लगभग प्राइवेट स्कूल के 30-35 बच्चे भाग ले रहे हैं। इन बच्चों को हम स्काउटिंग के जो नए बच्चे हैं स्काउटिंग की विधा से अवगत कराएंगे और स्काउटिंग की विधा इनको सिखलाएंगे। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, GPS, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, RTO फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन RTO ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर रामहेर जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500,
549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में अलवर। मोबाइल नंबर 73339928 दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। चक चक चकले तू प्योर मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। प्योर मसाले जब छौंके लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े।
जे प्योर, क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसे विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस
लोकेशन पर, जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती हैं, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड नियर वंडर रेजिडेंसी अलवर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9928054031। जयंती बंटा जीरा, चटकेदार नींबू और झन्नाटेदार जीरा मसाला। जयंती बंटा जीरा, लेमन और जीरे का लल्लन टॉप ड्रिंक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भर्तरी वन ग्रामीण समिति सदस्यों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर खुशालगढ़ तिराहे के समीप चिमटीनाथ महाराज आश्रम पर बैठक की। इसमें सरिस्का से सटे गांव के लोग शामिल हुए। इस दौरान सरिस्का अभ्यारण्य का नामकरण भर्तरी अभ्यारण्य करने और वन अधिकार कानून के तहत ग्रामीणों के अधिकार सुरक्षित कर उन पर अत्याचार खत्म करने की मांग उठाई गई। साथ ही NGT आदि से जारी एक पक्षीय फैसलों का विरोध दर्ज किया गया। यहाँ मौजूद भूपत सिंह बालियान और सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम ने बताया कि एलिवेटेड रोड नटनी का 12 से थानागाजी के बजाय ताल वृक्ष से निकलने का विरोध भी किया जा रहा है। इसके अलावा 55,000 हेक्टेयर भूमि का नामांतरण खोलने का निर्णय भी गलत है। इलाके के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है वो ये, एक तो हमारे लंबे समय से जो हम लोग आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, एलिवेटेड रोड के लिए जो प्रस्तावित नटनी का 12 से थानागाजी था उसको वाया तालवर्क्स होकर निकाला जा रहा है। उसका हम गौर विरोध करते हैं कि प्रस्तावित जो थानागाजी मार्ग है वहीं से बनाया जाए, नए रास्ते चुनने की आवश्यकता नहीं। एलिवेटेड रोड जिसमें नटनी के बारे से नारायणपुर होते हुए थानागाजी हो जाए। हमारा कहना ये है कि जो केंद्रीय मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव साहब हैं, उनकी हमारी वार्ता हुई थी सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात हुई थी, आला अफसरों से बात हुई थी। उसमें तय हुआ था कि भर्तरी महाराज से और थानागाजी इसको पिलर पर ले जाएंगे, यहाँ से प्लेन रोड में। उसके बाद में फिर ये राजनीतिक मसलन बना के फिर उसी को ये गाँवों में अफवाह फैला रहे हैं। मालाखेड़ा में अलवर जिले का पहला इंटरवेंशन सेंटर शुरू हुआ है। मालाखेड़ा SBI फाउंडेशन और डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल द्वारा स्थापित सेंटर का शुभारंभ नई दिल्ली से आई नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सहित प्रशासक चरण मैसी, योगेश यादव, नरेंद्र मीणा, कुंवर सिंह और समुद्र सिंह आदि ने किया। इस मौके पर सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। नेत्र दिव्यांग और बहुदिव्यांग नौनिहालों के मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए समग्र शिक्षा का यह सेंटर खोला गया है। केंद्र में इस प्रकार के रोग से ग्रस्त बच्चों का उपचार करने के साथ ही उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलजा सहित वक्ताओं ने यह जानकारी दी। वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र में 5,000 से अधिक बच्चों का सर्वे किया गया था। इनमें 250 से अधिक बच्चे बहुदिव्यांग की श्रेणी में चिन्हित किए गए। प्रोजेक्ट मैनेजर संगीता के अनुसार डायरेक्टर डॉक्टर सुमा गणेश के निर्देशन में समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। इसमें दिव्यांग बच्चों को सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिलवाया जाएगा। उधर कार्यक्रम का संचालन अवधेश सिंह ने किया। उद्देश्य है बहुदिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। बहुदिव्यांग बच्चों को जो आम बच्चे को लाभ नहीं मिल पाते हैं, उन सब लाभों को लाभान्वित करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जो जिन बच्चों के उपकरण नहीं है, जिनको पास नहीं बन पाते हैं, जिनको खाद्य सामग्री किसी सरकार की सहायता से नहीं मिल पाती है, उनको हम अपने प्रोजेक्ट के तहत दिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम अगर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाना है तो हम CMO ऑफिस से मिलकर उन बच्चों को हमारी टीम बुलाती है जिन बच्चों का दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बना है, और हम अपने पूरे सहयोग देकर सरकारी सहायताओं से उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं। शुभ नाम? संगीता लवानिया। मैं ये प्रोग्राम मैनेजर हूँ और हमारा ये प्रोग्राम अलवर के साथ साथ सहारनपुर और वृंदावन में भी चल रहा है। पूरे राजस्थान में, स्पेशली अलवर ज़िले में ऐसा कोई भी सेंटर नहीं था जहाँ इस तरह के स्पेशल बच्चे जो बहुविकलांग हैं उनकी कुछ सेवा कर सकें। हमने इसी तरह का एक मॉडल वृंदावन ज़िले में भी किया है, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ वहाँ से। फिर हमें लगा कि क्योंकि अलवर में हमारा एक सेकेंडरी सेंटर है, इसलिए उसी के कैचमेंट एरिया में जब हम मालाखेड़ा में फोकस करेंगे तो हम अच्छे से सेवा कर पाएंगे। हमारी डोर टू डोर स्क्रीनिंग चलती है जहाँ से हम इन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं
और उनको आइडेंटिफाई करके हम ये सेवा दे पाएंगे। इसीलिए मालाखेड़ा सेंट्रल कोर्ट ने सिलेक्ट किया है और आगे चल के हम ये सुविधाएँ हमारी यूपी में भी, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में भी खुलने वाले हैं। सबसे पहले तो सर मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मुहिम में जो सबसे बड़ा धन्यवाद किसी का बनता है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ फाउंडेशन के द्वारा इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। उनकी आर्थिक सहायता की वजह से ही हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे खोलने में सफल हुए और इस सेंटर को खोलने में सफल हुए। साथ ही साथ मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर सुमा गणेश मैम का, जो हमारे दिल्ली में एचओडी हैं। वो ऐसी मुहिम को हमेशा चलाती रहती हैं, बच्चों से उनको विशेष स्नेह है और इसलिए वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेके आती है। ये प्रोजेक्ट भी उन्हीं की देन है। मालाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वीकृत पदों के अनुसार यहाँ डॉक्टर नियुक्त नहीं है। इस वजह से देर तक इंतजार करना बुजुर्ग मरीजों के लिए मुश्किल हो जाता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के काउंटर पर भी कतार नजर आती है। मंगलवार को शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश सैनी रोगियों को देख रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक महिला चिकित्सक पुलिस के आने पर मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनाने चली गई। ऐसे में महिला रोगियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ पे कैलाश जी बैठे और डॉक्टर यहाँ पे है नहीं और मरीजों की भीड़ लगी हुई है और जो डॉक्टर जो अलग अलग बैठने चाहिए यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है बहुत मरीजों को, एक डॉक्टर बैठे और नहीं। उधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा के अनुसार चिकित्सक नियुक्त करने के लिए पत्र लिखा जा चुका है। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश सैनी ने बताया कि इन दिनों मलेरिया और वायरल फीवर जैसे रोग बढ़ रहे हैं। मंगलवार को आउटडोर 700 के पार पहुंच गया। दिन में बढ़ते तापमान और रात में सर्दी, सुबह शाम की सर्दी से मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। वहीं सरकारी अस्पताल है कि यहाँ पर स्वीकृत पद के अनुसार भी चिकित्सक नहीं हैं, जिसके चलते एक ही डॉक्टर होने पर दूसरा डॉक्टर अन्य काम पर चले जाने पर महिला पुरुष रोगियों की बड़ी संख्या में लंबी कतार लगी रहती है, जिसके चलते बुजुर्ग महिलाओं को बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। मालाखेड़ा अस्पताल में डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके चलते क्षेत्र के रोगियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं उदेश सिंह। विजय मंदिर वन मंडल क्षेत्र के कडूकी गांव में एक घर में करीब 15 फीट लंबा अजगर निकल आया। ऐसे में अफरा तफरी मच गई। वहीं वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार यहां सोमवार रात्रि सुरजीत के घर में चूल्हे पर करीब 15 फीट लंबा अजगर बैठा हुआ था। सूचना मिलने पर वन मंडल कर्मचारी मौके पर पहुंचे। मंगलवार सुबह अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। इस मौके पर मदन लाल, वनपाल हमीद और वन रक्षक भूप सिंह आदि मौजूद रहे। सर हमने कडूकी गांव से रात को 11 साढ़े 11 बजे पकड़ा था। रात को हम इसको जंगल में नहीं छोड़ पाए अंधेरा होने के कारण। अब सुबह ला करके इसको जंगल में लोकुस वाटिका के अंदर छोड़ा गया। कितना बड़ा था लगभग? ये लगभग कम से कम नहीं तो ये 15 या 20 फुट के आसपास था। खुशालगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर नहीं मिलने से लोग परेशानी उठा रहे हैं। इसके चलते एक गांव से आए बीपीएल परिवार के कागजों पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए। ऐसे में उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। सारंगपुर गांव से आए सतवीर जाटव ने बताया कि उनके बीपीएल परिवार में महिला को प्रसव हुआ है। योजना के तहत जच्चा को घी मिलने वाला था, लेकिन इसके लिए जब वे हस्ताक्षर करवाने आए तो चिकित्सक नहीं मिले। इस वजह से मायूस लौटना पड़ रहा है और अब बुधवार को दोबारा आना पड़ेगा। कुशालगढ़ CSC। हाँ, फिर क्या हुआ? डॉक्टर वगैरह मिली नहीं मिले। क्या बोल रहे हैं कि कल आना। और आपको जरूरत कब तक है? ये जरूरत आज है। क्या किस चीज़ के कारण? बीपीएल वो घी के डिलीवरी। भिवाड़ी क्षेत्र की कंपनी मैसर्स रेलसी मेटल में डकैती की वारदात का पर्दाफाश हो गया है। वहीं 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही वारदात में इस्तेमाल पिकअप जब्त कर ली गई है। अभियुक्तों द्वारा कंपनियों की रेकी कर डकैती को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार हुआ सूरज काला पहले भी ऐसी वारदात कर चुका है। वहीं पुलिस ने करीब 1 टन सिल्वर की सिल्लियां और 3 कट्टे तांबे के तार भी बरामद किए हैं। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी के निर्देश पर गठित टीम ने जांच के बाद घटना का खुलासा किया। साथ ही अंकित और सूरज सहित डकैती के माल को खरीदने के आरोपी गुरुग्राम क्षेत्र के सुमेश कुमार को पकड़ लिया। रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर ऐसे वोटर्स से होम वोटिंग करवाई जा रही है जो बूथ पर पहुंचकर मतदान में असमर्थ हैं।
यह जानकारी देते हुए डॉक्टर महेश कोटवाल ने बताया कि 85 वर्ष और अधिक आयु वाले एवं दिव्यांग मतदाताओं को बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा चिन्हित किया गया था। साथ ही उनसे फॉर्म भरवाए गए थे। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में इनकी होम वोटिंग करवाई जा रही है। ये निर्वाचन आयोग की पहल है। हमारे जो वोटर हैं, जो 85 प्लस ऐसे वोटर हैं जो ज़्यादा उम्र होने के कारण से, या ऐसे वोटर जो दिव्यांग हैं, जो अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं डाल पाते थे, ऐसे वोटरों को हमारे जो BLO हैं, बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा चिन्हित किया गया और उनसे फिर फॉर्म भरवाए गए। तो उनका ये जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से हम घर घर होम वोटिंग करवा रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के कारण दिक्कतों की वजह से पोलियो बूथ पर जाकर वोट नहीं डाल पाता था, लेकिन इस बार विधानसभा उपचुनाव रामगढ़ में निर्वाचन विभाग की होम वोटिंग के कारण, वोटिंग की सुविधा के कारण मैं अपना वोट डाल पाया हूं। इसके लिए निर्वाचन विभाग में प्रशासन का धन्यवाद। भाजपा नेता और पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने कहा है कि रामगढ़ में पार्टी पूरी तरह एकजुट है। साथ ही प्रत्याशी सुखवंत सिंह की जीत निश्चित है। उन्होंने यह भी कहा कि रामगढ़ में कांग्रेस से जुड़े एक परिवार का प्रभाव रहा है और इसे तोड़ने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि सिंघल भी रामगढ़ क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में दौरे कर रहे हैं। रामगढ़ में उपचुनाव चल रहा है, प्रचार करने के लिए क्या कहना चाहिए? चुनाव जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी, कम से कम 30-40 हजार वोट से चुनाव जीतेंगे। कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? एक एक कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ क्षेत्र में निकला हुआ है। अपने अपने गांव में, ढाणी में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, शहर में सब लोग काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पूरे राजस्थान भर से जो लोग आए हुए हैं काम करने के लिए, वो सब लोग भी अपने अपने परिचित लोगों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने समाज में जा जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मोदी जी के द्वारा किए गए विकास कार्य, राजस्थान की सरकार आदरणीय भजन लाल जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील करें। तो रामगढ़ में पार्टी एकजुट है कि ये बताओ आप? 100% पार्टी एकजुट है। पूरे राजस्थान की पार्टी एकजुट है, अलवर की पार्टी एकजुट है और राजस्थान रामगढ़ की पार्टी एकजुट है। सारे गुट और निर्गुट सब एक है। गुट कहाँ होते हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को जानते हैं। अगर कोई गुट है तो वो अपने घर रहे। और वहीं भाजपा की महिला नेत्री और पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव ने कहा है कि जाटव समाज बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी जाटव समाज ने भाजपा को वोट देकर राज बनाया था। इसी तरह राजस्थान में जाटव समाज बीजेपी के साथ है और रामगढ़ में भी पार्टी प्रत्याशी जीतेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रत्याशी आरक्षण और संविधान के नाम पर समाज को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बहुत ही प्रत्याशी का चयन अच्छा किया है और मैंने सभी कार्यकर्ताओं से यहाँ मिली हूँ। बड़ा उत्साह है और आम जनता में भी बहुत अच्छा माहौल है। सभी समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं जो बाहर से भी हम लगे हुए हैं और पूरे बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं की हर जगह जारी है और बूथ स्तर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। निश्चित रूप से पार्टी जिस तरीका से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, बहुत सारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने का काम किया है और कांग्रेस का जो कुशासन रहा है, पहले यहाँ विधायक रही हैं, उन लोगों ने जो यहाँ भ्रष्टाचार किया था उससे लोग परेशान थे। किसी कारण से पहले हो सकता है चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेगी। रामगढ़ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने मंगलवार को नौगांवा मंडल के गांवों में जनसंपर्क किया। वे रूपवास, रसवाड़ा, खरखड़ा, मेघवास, बरामदा, डाबरी, सामनवास और हाजीपुर सहित कई जगह पहुंचे। सुखवंत सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार आर्यन खान पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों पर धोखाधड़ी जैसे मामले दर्ज हैं, वे जनता के साथ न्याय कैसे कर पाएंगे। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष राजीव सैनी, जय भगवान जाटव, राजेंद्र सोनी, प्रधान सुनील और पंचायत समिति सदस्य गगनदीप सिंह आदि उपस्थित रहे। उधर नौगांवा में खटीक समाज को संबोधित करने भाजपा प्रदेश महामंत्री वासुदेव चावला पहुंचे। यहां उनका अभिनंदन किया गया। वहीं महामंत्री ने 8 नवंबर को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सभा में आने के लिए खटीक समाज से अपील की।
इस मौके पर सीताराम किराट, भगवत नागर, राजेंद्र सोनी, नेमीचंद जांगिड़, पूर्व सरपंच गिरधारी सोलंकी और ओम प्रकाश जीतू आदि की उपस्थिति रही। आज खटीक समाज के एक प्रमुख लोगों की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें इन सबसे निवेदन किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान भी करे और प्रचार भी करे। तो बड़ी सुखद स्थिति थी। इन्होंने कहा वैसा आप अपना यहाँ समय खराब नहीं करें, हम तो एक आदमी 1.25 लाख के बराबर होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए है। हमारा परसों 8 तारीख को हमारे शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री माननीय मदन दिलावर जी भी चूरू यहाँ अपने रामगढ़ आ रहे हैं, तो उस कार्यक्रम का भी निमंत्रण देने हम सबके बीच में आए। समाज के सभी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता, सभी ज्येष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जल्द ही रामगढ़ में दौरे करेंगे। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार 8 नवंबर को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आएंगे। वे बड़ी सभा की जगह डोर टू डोर संपर्क करेंगे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी जनसंपर्क करेंगे। साथ ही कांग्रेस के अन्य नेता भी प्रचार कर रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहे हैं, तो पार्टी के बड़े नेता बड़ी सभाएं कब करेंगे, प्रचार के लिए कब तक पहुंचेंगे? बड़े नेताओं ने बड़ी सभा करना स्टार्ट कर दिया है। कल हमारे नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, दोनों ने रामगढ़ और गोविंदगढ़ में बड़ी मीटिंग करी है। दोनों जगह कार्यालयों का उद्घाटन किया है। आज सम्मान्य टीकाराम जूली जी, मैं स्वयं और रोहित बोहरा विधायक राजाखेड़ा, दीपचंद खैरिया जी विधायक किशनगढ़वास और मांगीलाल मीणा जी विधायक राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, राजेंद्र गंडूड़ा जी पूर्व विधायक, अजीत यादव जी, संजना जाटव जी हमारी भरतपुर की सांसद, हम सब ने बड़ौदा में कार्यालय का उद्घाटन किया है। कार्यालय का उद्घाटन करके सब अपने क्षेत्र में निकल गए रामगढ़ क्षेत्र में, और मैंने स्वयं उद्घाटन के बाद बड़ौदा में कस्बे के वार्ड नंबर 14 में जनसंपर्क किया है। और हम लोग क्योंकि स्ट्रेटेजी ये बड़ी सभा की बजाय डोर टू डोर कैंपेन हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। 8 तारीख को हमारे सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी का भी बड़ौदा क्षेत्र में दौरा है, और उनको हमने जब रिक्वेस्ट की कि साहब आप बड़ी मीटिंग करूँगा, नहीं बड़ी मीटिंग नहीं, मैं डोर टू डोर संपर्क करूँगा लोगों से। तो 8 तारीख को उनका भी दौरा है। कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और निश्चित रूप से जो हमारे प्रत्याशी हैं आर्यन जुबेर, वो चुनाव जीतेंगे। और रामगढ़ क्षेत्र की जनता सम्मान्य जुबेर जी के पिछले 35 वर्षों की जो मेहनत उन्होंने रामगढ़ में की है, उसका प्रतिफल स्वरूप और जुबेर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके एक वोट आर्यन के नाम या एक वोट जुबेर जी को श्रद्धांजलि के नाम रामगढ़ की जनता देगी। निश्चित रूप से आर्यन जुबेर चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे। और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान का रामगढ़ कस्बे के किला मोहल्ले में समाज सेवी दया किशन सैनी के सानिध्य में अभिनंदन हुआ। इस मौके पर आर्यन जुबेर खान ने कहा कि वे अपने पिता स्वर्गीय जुबेर खान द्वारा बताए रास्ते पर चलकर जन सेवा करना चाहते हैं। इस दौरान पीसीसी सदस्य बलराम यादव ने कहा कि जुबेर खान भाईचारे से अपनी राजनीति करते थे। उन्होंने किसी जाति धर्म को देखकर विकास कार्य नहीं करवाया। उधर कार्यक्रम को पार्षद गिरिराज भलाई और सैनी समाज के पूर्व अध्यक्ष चिमन लाल सैनी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में दीनबंधु शर्मा, पंडित बबली शर्मा, प्यारेलाल सैनी, गिरिराज प्रसाद, कुंदन सैनी, सतीश गुजर, अनिल जैन और अजय भारद्वाज आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में खनन विभाग ने एक कंपनी की LNT मशीन डंपर को जब्त कर ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। मंगलवार को सहायक खनिज अभियंता पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। माधोबास में खनिज विभाग की अनुमति के बिना अवैध मिट्टी का परिवहन हो रहा था। ऐसे में टीम में शामिल प्रदीप वर्मा और चरण सिंह आदि ने इन संसाधनों को जब्त कर पेनल्टी भी लगाई है। खनिज अभियंता पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि नदी, पहाड़ और जोहड़ क्षेत्र से अवैध मिट्टी, बजरी और पत्थर का दोहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि इसे लेकर ATL पर भी समाचार प्रसारित किया गया था। खैरथल तिजारा जिले के ग्राम गोलबाग हलिया के पहाड़ में अवैध माइनिंग करते समय 10 साल के बालक की जान चली गई। एक पत्थर इस बालक के सिर से टकरा गया था। तिजारा अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलते ही तिजारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं मृतक बच्चे की मां ने तिजारा थाने में 3 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। साथ ही मंगलवार को मेडिकल बोर्ड गठित कर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक की मां शकीला की एफआईआर के अनुसार सोमवार शाम वह अपने खेत में प्याज लगाने का काम कर रही थी। वहीं उसका 10 साल का बच्चा अनस देवर के बच्चों के साथ घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान पास में ही स्थित पहाड़ में गांव के रहने वाले साहुन, शाहिद और इसराइल ने बारूद लगाकर विस्फोट कर दिया। इससे पहले भी यह लोग अवैध खनन करते रहे हैं। कल शाम को एक सूचना मिली कि सीएचसी तिजारा के अंदर एक 12 साल के बच्चे को लेकर आए, जिसको डॉक्टर साहब द्वारा मृत घोषित किया है। जहाँ पर मनाशी मौके पर पहुंचा, परिजनों से मालूमात पे पता चला कि भाई गोलबा गांव के अंदर कोई अवैध माइनिंग के दौरान बच्चे के सर पर कोई पत्थर लगा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने के ऊपर उसको सीएचसी तिजारा लेकर आए, जहाँ पर डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर ही परिजनों द्वारा एक प्राप्त पत्र पेश किया, जिसके ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है। वहीं तिजारा थाने के सब इंस्पेक्टर सोहेल खान ने बताया कि मामला दर्ज कर मेडिकल बोर्ड द्वारा बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया गया है। वहीं लिखित रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सामूहिक विवाह सम्मेलन में रुकवाई नाबालिग जोड़े की शादी। खेड़ली में मुस्लिम रंगरेज समाज समारोह में सामने आया मामला। बंद कमरे में महिला की लाश मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की करवाई एफआईआर। बुध विहार में सामने आई घटना। जिला अस्पताल में खतरे की वजह बना संक्रमित कचरा। नगर निगम और अस्पताल प्रशासन ने एक दूसरे पर डाली जिम्मेदारी। और उधार की मिठाई नहीं दी तो सूर्यनगर में भैरू बख्श स्वीट्स पर हुई तोड़फोड़। संचालक ने रंगदारी मांगने के भी लगाए आरोप। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।